तो आज हम सेकेंडरी केमिस्ट्री में जो है वो चैप्टर 12 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वो उसको कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले लास्ट सैटरडे जो हमारी क्लास हुई थी इसमें फर्स्ट लेक्चर मैंने डिलीवर किया था आपको अबाउट एटमॉस्फेयर के बारे में कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, और उसके अलावा जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैं तो वो देखा था। ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ा था, उसके अंदर कौन से हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं ट्रोपोस्फेयर के अंदर, उनकी केमिस्ट्री को देखा था। तो ये लास्ट लेक्चर था, लेक्चर 1। आज हम लेक्चर 2 में कुछ और बातें डिस्कस करेंगे, और लेक्चर 2 के बाद बस एक वाटर पॉल्यूशन का जो एक टॉपिक है तो वाटर पॉल्यूटेंट्स का, तो वो रह जाएगा, वो कल हम डिस्कस करेंगे। तो कल लेक्चर 3 पे हमारा ये चैप्टर जो है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो 3 लेक्चर है टोटल, तो आज लेक्चर 2 में डिलीवर कर रहा हूँ, फिर कल लेक्चर 3 होगा और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर बस एक हमारे पास चैप्टर 13 जो लास्ट चैप्टर है वो बचेगा सेकेंडरी केमिस्ट्री के सेशन के लिए। तो ये भी छोटा चैप्टर है, जाहिर सी बात 3 लेक्चर में अगर कोई चैप्टर कवर हो रहा तो वो छोटे ही लेक्चर कहलाएगा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स जैसे चैप्टर को अगर हम कंपेयर करें तो कुछ भी नहीं है, ये सारे चैप्टर्स एंड के सारे जितने भी हैं। तो चैप्टर 12 है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड लेक्चर इसका माहौलियाती कीमिया, माहौल के बारे में। और फिर वही कि ना कोई न्यूमेरिकल होगा ना कोई डेरिवेशन होगी, बल्कि कोई केमिकल रिएक्शन भी इतना खास कोई नहीं होगा। मतलब सेकेंडरी की केमिस्ट्री को एक चीज़ मुश्किल बनाती है वो है केमिकल रिएक्शंस, जो कि इस चैप्टर में है ही नहीं। तो फिर बचा ही कुछ नहीं, फिर ना डेरिवेशन है, ना न्यूमेरिकल है, ना रिएक्शन है। तो बस कुछ मेमोराइजेशन बातें हैं मेमोराइज़ करने की, कुछ फैक्ट्स हैं जो हर इंसान को पता होने चाहिए, भले केमिस्ट्री पढ़ता हो ना पढ़ता हो, वही चीज़ लिखी हुई है जो ऑलरेडी पता भी होती है। इसमें से हमें 50% चीज़ें पता है, शायद उससे ज़्यादा पता होंगी, ठीक है। लेकिन बस वही कि मेमोराइज़ करेंगे इन सारे फैक्ट्स को, इन सारी बातों को, ठीक है। अक्सर हम तो छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं 3-4 क्लास की इन चीज़ों पर प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं स्कूल में, अपनी मॉडल्स बना रहे होते हैं, साइंस प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो तुम लोग तो सेकेंड ईयर में आकर तो ऐसे ही हेल्प करोगे उस प्रोजेक्ट में बच्चों की, जब ये सब टॉपिक्स आएंगे तो, ठीक है। तो इतने आसान, इतने बेसिक टॉपिक्स हैं, इनका ताल्लुक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से हमारे पास है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर हमारे पास। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग सबसे पहले कैटालाइटिक कन्वर्टर को, फिर स्मॉग के बारे में पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स किसे कहते हैं, एसिड रेन क्या होता है, ओजोन लेयर क्या होती है, ओजोन लेयर की फॉर्मेशन कैसे होती है, ओजोन लेयर की डिप्लेशन कैसे होती है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब एक बेसिक एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है आज की क्लास में, जिसको हम ऑलरेडी टीवी वगैरह में सुनते भी रहते हैं। इन चीज़ों के बारे में तो बात वैसी होती रहती है, पहले बेंजीन के बारे में, मीथेन के बारे में बात नहीं होती टीवी में, इन सब के बारे में तो होती रहती है, चूँकि एनवायरनमेंट के साथ कंसर्न टॉपिक है ये पूरा। तो कैटालाइटिक कन्वर्टर सब अच्छा कुछ डेफिनेशंस है, जैसे कि कैटालाइटिक कन्वर्टर की 1 नंबर की डेफिनेशन आ सकती है, कैटालाइटिक कन्वर्टर किसे कहा जाता है। तो व्हाट इज़ अ कैटालाइटिक कन्वर्टर। तो जैसे कि आप जानते हैं जितने भी हमारे पास ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जितनी हमारे पास गाड़ियाँ होती हैं, अब तो गाड़ियों में जो इंजन होता है, मैं कह रहा हूँ लाइक गैसोलीन पर या फिर जो फ्यूल पर चलने वाली गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनमें जो इंजन होता है जिसको हम इंटरनल कंबस्शन इंजन कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, कोई भी फ्यूल जो होता है वो बर्न होता है, और फ्यूल के बर्न होने से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह के हमारे पास कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। वो कैसे हार्मफुल है ये मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया। तो जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, जितनी भी गाड़ियाँ हैं, तो उनके अंदर से क्या होता है, जो धुआं निकलता है उस धुएँ के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हार्मफुल होती हैं, और इसी वजह से क्या है कि वो एनवायरनमेंट को ख़राब करती हैं। तो अब जो जदीद गाड़ियाँ आती हैं, स्पोर्ट्स कार हो गई या फिर जो लेटेस्ट जो गाड़ियाँ आ रही होती हैं अक्सर, तो उनके इंजन में क्या होता है, वो धुआं कम छोड़ती हैं अक्सर। लाइक अगर हम पुरानी गाड़ियों की बात की जाए अगर, तो वो तो धुएँ तो बहुत छोड़ती हैं। लेकिन अब जो न्यू जितने भी कार्स वगैरह हमारे पास होती हैं, न्यू गाड़ी जितनी भी आती हैं, तो उनमें क्या होता है कि धुआं कम से कम होता है, जैसे धुआं दिखाई भी नहीं देता है। तो रीज़न क्या होता है कि उनके इंजन्स के अंदर एक कैटालाइटिक कन्वर्टर लगा होता है, जिसको कन्वर्टर भी कहते हैं डायरेक्ट। तो कैटालाइटिक कन्वर्टर का काम क्या होता है कि वो उस धुएँ को कम करता है, रिड्यूस करता है, या फिर जो हार्मफुल केमिकल्स है ना, तो उनको हार्मलेस केमिकल्स में कन्वर्ट करता है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड अ कन्वर्टर, और कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है तो कैटालाइटिक कन्वर्टर। तो क्या है डेफिनेशन भाई, द पर्पज ऑफ कैटालाइटिक कन्वर्टर इज टू ट्रांसफॉर्म द हार्मफुल केमिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ऑटोमोबाइल इंजन इनटू नॉन हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, ETC। तो कह रहे हैं कि कैटालाइटिक कन्वर्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको लगाया जाता है गाड़ियों के इंजन में, कार्स वगैरह के इंजन में, जिसका मेन पर्पस क्या होता है, जो उसके अंदर से एमिशन हो रही है, जो एग्जॉस्ट निकल रहा है उसके अंदर से हार्मफुल चीज़ों का,
कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इन सब चीज़ों का, तो उनको कन्वर्ट किया जा सके रिएक्शन करा के डिफरेंट ऐसे कंपोनेंट्स में, ऐसे कंपाउंड्स में जो लेस हार्मफुल है या जो नॉन हार्मफुल है, जो हार्मलेस है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या फिर जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, ये तो हमें पता है हार्मफुल नहीं है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे माहौल के लिए। तो ये इनमें तो कन्वर्टर क्या करता है, इन हार्मफुल कंपाउंड्स को हार्मलेस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है ना बुक में लिखा है ना आपको बताना है, बस ये याद रखना है कि इसमें कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। जिस कैटलिस्ट के थ्रू किया जाता है तो प्लैटिनम एंड पैलेडियम, पीटी प्लैटिनम होता है, पीडी पैलेडियम होता है। प्लैटिनम और पैलेडियम इन दो को हमने एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करना होता है इस प्रोसेस के अंदर। मतलब एक कैटलिस्ट होता है, इसके अंदर प्लैटिनम होता है और पैलेडियम होता है। इसका काम असल हकीकत ये होता है कि ये कन्वर्ट कर रहा होता है कि उसको भाई एक हार्मफुल कंपोनेंट्स को हार्मलेस कंपोनेंट्स के अंदर। जिससे क्या होता है कि गाड़ी धुआं कम से कम छोड़ती है और पॉल्यूशन कम से कम होता है। ठीक है, तो पुरानी गाड़ियों में नहीं लगा होता था, न्यू गाड़ियों में लगता है, इसलिए पुरानी गाड़ियाँ जो होती हैं वो धुआं ज़्यादा छोड़ती हैं बनिस्बत न्यू गाड़ियों के। ठीक है, तो न्यू जितने भी मॉडल्स की गाड़ियाँ होती हैं उनमें ऑलरेडी ये फिटेड होता है, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो ये हमारे पास एक कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक है, समझ में आ गई बात सबको? तो ये डेफिनेशन पूछी जाएगी तो बता देना, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं कोई आती है ना बुक में लिखी है, तो मसला क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं इंडस्ट्रियल स्मॉग। इसकी भी डेफिनेशन टाइप आ सकती है इंडस्ट्रियल स्मॉग की। स्मॉग किसे कहता है मैंने पिछली क्लास में बताया था, रिपीट हो रहा है टॉपिक, रिपीटेड टॉपिक आ रहा है, अब थोड़ा ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ है इसमें। स्मॉग किसे कहते हैं? तो स्मॉग इज़ अ टाइप ऑफ एयर पॉल्यूशन, एक तरह की एयर पॉल्यूशन ही है ना, ये हवाई आलूदगी है, फिज़ाई आलूदगी है स्मॉग जिसको कहते हैं। और सर्दियों में अक्सर जो देखने में आती है स्मॉग, स्मॉग जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। मैंने बताया था स्मोक और फॉग, मतलब धुआं और धुंध, इसको मिला देता तो स्मॉग बनता है। तो फॉग से पहले जो एस आ रहा है ना वो स्मोक का एस है। तो स्मोक तो होता है धुआं और फॉग कहता है धुंध को। धुआं जो गाड़ियों से निकलता है, कार्स वगैरह से निकलता है, इंडस्ट्रीज से निकलता है, उसको कहते हैं स्मोक। और फॉग किससे कहा जाए? धुंध जो नॉर्मली सर्दियों में होती है। ठीक है, तो धुंध जिसको हम कहते हैं मॉइस्चर, जिसको हम कहते हैं जो हवा में इधर उधर दिख रहा होता है, उसको धुंध कहा जाता है। लो टेम्परेचर की वजह से वो फिर फॉग की फॉर्मेशन होती है। हवा के अंदर मॉइस्चर जो है वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है और धुंध दिख रही होती है, विजिबिलिटी लो हो जाती है। धुंध का कलर क्या होता है? वो वाइट कलर की होती है। तो और फॉग जो है ना वो किसी तरह से नुकसानदायक नहीं है हमारे लिए। हाँ, एक तरह से हो सकता है कि विजिबिलिटी लो हो जाती है, गाड़ियाँ नहीं चला सकते उसके अंदर, लेकिन सांस लेने में कोई मसला नहीं होगा, वो वाटर वेपर्स और कुछ भी नहीं है। और उसमें वो हमारे हेल्थ कंसर्न्स वैसे ही नहीं है उसके अंदर, फॉग के अंदर। लेकिन स्मॉग जो है ना वो एक हेल्थ के लिहाज से बड़ा कंसर्न उसका है, क्योंकि इसमें स्मोक भी मिला होता है फॉग के साथ। ठीक है, तो द स्मोक प्रोड्यूस्ड बाय द एयर पॉल्यूटेंट्स इजेक्टेड बाय इंडस्ट्रीज इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल स्मोक। तो स्मोक तो वो स्मोक जो कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा कि जब इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी कंपनी फैक्ट्री आपने देखोगे उनमें चिमनीस में, उनके चिमनी से क्या होता है? धुआं निकल रहा होता है। तो वो जो धुआं निकलता है उनके चिमनी से स्मोक निकलता है, जब फॉग के साथ मिलता है तो स्मोक बन जाता है। उसको इंडस्ट्रियल स्मोक कहते हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती हैं। इट इज़ ऑफ ब्राउन येलो कलर, और उसका कलर जो है ना दूर से दिखने में आपको ये वाइट नहीं लगता। धुंध और मतलब फॉग और स्मॉग में यही फ़र्क है। हर धुंध को हम स्मॉग नहीं कह सकते। जो नॉर्मल धुंध होती है, फॉग होता है ना, वो वाइट टाइप का दिख रहा होता है, और जो स्मॉग होता है ना वो थोड़ा सा येलो टाइप का, येलोइश ब्राउन टाइप का दिख रहा होता है। स्मॉग कहा जाता है उसको। तो वो स्मॉग जो होता है फिर वो बड़ा डेंजरस होता है, फिर उसमें ये कि वो हेल्थ के लिए जो है वो ख़तरनाक होता है। तो इट हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन एंड प्लांट, मतलब पौधों के लिए और इंसानों के लिए जो है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसके अलावा दीगर और मसाइल क्रिएट करता है ये स्मॉग जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी आसान सी बात है। तो स्मॉग जो है वो भी एक कंसर्न है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, कि जो इतनी बड़ी तादाद में जो गाड़ियाँ हैं या इतनी बड़ी तादाद में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका धुआं जो निकलता है तो वो फॉग के साथ मिलकर स्मॉग बना जाता है, लाइट लाइक ब्राउन, येलोइश ब्राउन कलर का। और जो फॉग वाली हवा में जब आप सांस लेते हैं, स्मॉग वाली हवा में जब आप सांस लेते हैं तो आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है वो दरपेश आती हैं। स्मॉग वाली हवा में अगर आप सांस लेते हैं तो लाइक 10 मिनट अगर आपने उसमें सांस ली तो वो एक सिगरेट पीने के बराबर जो है वो हमारे पास होता है, कि 10 मिनट अगर आपने स्मोक में सांस ले लिया तो उसका मतलब एक सिगरेट आपने पी लिया, इतना स्मोक आपने जमा कर लिया अपने फेफड़े में। भले आपके स्मोकिंग की हैबिट ना हो, लेकिन स्मोक में आप सांस ले रहे हो तो स्मोकिंग का ही वो उसके अंदर वो आ रहा है। तो सिर्फ यही चीज़ें ख़तरनाक नहीं होती हैं, बल्कि इन्वायरमेंट भी क्या होता है हमें बहुत बार जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल साबित होते हैं जब हम उसको ख़राब कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं। ठीक है, समझ में आगे सबको? तो स्मोक खुद से लिख सकते हैं उसके लिए कोई ऐसे, मैंने पॉइंट वाइज बता दिया, आप इसको पैराग्राफ वाइज खुद से भी बना सकते हैं। मैं शॉर्ट पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप इसको पैराग्राफ बना दो, पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं कौन नंबर कौन से कटेंगे। ठीक है, तो क्लियर बात समझ में आ गई? बस फैक्ट्स याद रखें और उसको आगे पीछे कर सकते हैं, तो चीज़ें जहन में आते रहें, लिखते जाएँ। ओके, दैट्स इट। ठीक है,
क्योंकि सेकेंड ईयर में आके जाहिर सी बात इतना रट्टा तो मारना भी नहीं चाहिए, कम से कम खुद से लिखना चाहिए। ओके, ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन होगी ग्लोबल वार्मिंग की, भी 1 नंबर की डेफिनेशन है 12 मार्क की। तो ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, तो ये भी आपने सुना होगा अक्सर, बहुत बार, 100 बार सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग, इससे ज़्यादा शायद सुना हो। तो ग्लोबल वार्मिंग तो नाम से ग्लोब से निकला, ग्लोबल मतलब लाइक वर्ल्ड, और वार्मिंग का मतलब होता है गर्म हो जाना, दुनिया का गर्म होना, ग्लोब का वार्म होना, ग्लोबल वार्मिंग। तो द ग्रेजुअल इंक्रीज इन अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो जो धीरे धीरे ग्रेजुअली, धीरे धीरे जो टेम्परेचर, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जा रहा है, इसको कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, और द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज कितना भाई, इसको याद रखना है एमसीक्यूज के लिए, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो हर जगह ये नहीं होता है, ये एवरेज टेम्परेचर है। एवरेज तो आपको पता है मैथमेटिक्स में हम कैसे निकालते हैं। अब क्या कहीं पर एवरेज टेम्परेचर, कराची की बात करेंगे तो कराची का 15 तो नहीं होगा, लेकिन शायद 25 हो, 26 हो, इस तरह से एवरेज है कराची का। लेकिन पूरी दुनिया का अगर एवरेज टेम्परेचर निकाला जाता है, अंटार्कटिका वगैरह सब कुछ मिलाकर, तो 15 डिग्री आ जाता है हमारे पास। ये अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है। लेकिन क्या हो रहा है कि एनुअली में इंक्रीमेंट आ रही है, 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है एनुअली क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और इसके बढ़ने से क्या होता है, बहुत सारे मसाइल आते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जब होता है तो उससे वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे होते हैं, बारिशों का निज़ाम चेंज हो रहा होता है, सर्दी गर्मी के मौसम में चेंजिंग आ रही होती है, स्नोफॉल के अंदर फ़र्क आ रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें, और ये बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब होती क्यों है, यो अर्थ का टेम्परेचर जाहिर सी बात है नेचुरली नहीं बढ़ रहा, ये हमारी वजह से बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम उसमें कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से ये बढ़ रहा है। तो उसमें से एक सबसे बड़ी वजह होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसकी वजह से तो ग्लोबल वार्मिंग की जो सबसे बड़ी रीज़न है कि अर्थ का टेम्परेचर जो बढ़े जा रहा है, एवरेज टेम्परेचर, वो उसके सबसे बड़ी रीज़न है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये एक अलग सवाल होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर। ठीक है, बस हमारी यहाँ तक क्या बता रहा हूँ, तो मसला यहाँ तक। ओके, इजी बात है, ये सब आपने 4, 5, 6, 7 में पढ़ा होगा। इसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहा जाता है? अब ग्रीन हाउस का मतलब कोई हरा घर नहीं है, घर के ऊपर हरा रंग कर दिया तो ग्रीन हाउस हो गया। अक्सर ऐसा होता है, ग्रीन शेड को बोलते ग्रीन हाउस, घर के ऊपर जो है ना ग्रीन शेड लगा देते हैं, स्कूलों के ऊपर लगा होता है ना हरे रंग का, उसको बोलते ग्रीन हाउस लगाया। तो ग्रीन हाउस वो नहीं होता भाई, वो ग्रीन शेड है जस्ट, और कुछ भी नहीं है। ग्रीन हाउस कोई चीज़ नहीं है, कोई बनाने वाली चीज़ नहीं है ग्रीन हाउस, मतलब लाइक ये एक नेचुरल फिनोमिना है ग्रीन हाउस। मैं बताता हूँ क्या चीज़ होती है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे कहते हैं? सो व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो ग्रीन हाउस का असर, ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ये एक पॉजिटिव चीज़ है, एक अच्छी चीज़ है, अगर राइटली कंट्रोल्ड है तो कोई गलत चीज़ नहीं है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक बहुत एडवांटेजियस और एक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। हाँ, अगर ये हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर नुकसानदायक, फिर ये ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करती है। कहते हैं कैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट को? तो द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज रेगुलेटेड बाय सर्टेन गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर सच एज मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। हमारे एनवायरनमेंट में कुछ गैसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में जिनको कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। उनमें मीथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है जिसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है, वाटर है, वाटर मतलब वेपर्स की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कहलाते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। इनका काम क्या होता है? ये मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करते हैं अर्थ के टेम्परेचर को। क्या मतलब? अब जैसे देखो, अगर मान लेते हैं कि अर्थ है ना भाई, अब ये सन है, सूरज है, तो सूरज की रोशनी जो है वो, या सूरज की हीट वगैरह जो है वो क्या होती है, अर्थ के अंदर हमारे पास आती है। तो ये अर्थ के अंदर क्या हुआ कि भाई सूरज की जो रोशनी है, सूरज की जो हीट है, सन की जो हीट है, सूरज की जो हीट है वो उसके अंदर आ गई, अर्थ में आ गई। अब अर्थ में आने के बाद क्या होता है कि अगर दिन का टाइम है तो रोशनी अंदर आ गई। अब क्या होता है कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता हमारे पास, अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती हैं, सारी गैसेस एटमॉस्फेयर में जो मौजूद होती हैं, तो क्या होता है कि जितनी भी हीट आती है ना, ये सारी की सारी हीट क्या होती है, बाहर निकल जाती। जितनी हीट आती है सारी की सारी बाहर निकल जाती, रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पे टकरा के वापस निकल जाती। और जब दिन के टाइम तो आप लोग गुजर जाता, मसला नहीं, लेकिन रात के टाइम बड़ी मुश्किलात आती, नाइट टाइम में बहुत मुश्किलात आती। रीज़न क्या होता है? क्योंकि रात के टाइम में तो हीट होती ही नहीं ना, और अगर 8 से 10 घंटे अगर हीट नहीं रहे अगर किसी एक पॉइंट पर, तो दैट से हो जाएगा, जम जाएगी बिल्कुल, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ राइज एंड फॉल होगा। दिन में फुल गर्म होगा और रात में फुल एकदम ठंडा हो जाएगा। बीमारियाँ होंगी, बहुत सारे मसाइल आ सकते हैं इसकी वजह से, वेदर पैटर्न पूरा डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए एटमॉस्फेयर का होना इसलिए भी ज़रूरी है कि वो क्या करता है, उसमें ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं। तो पहले तो मैं ये बता रहा था कि अगर इसके अंदर अगर वो ना हो, लाइक अगर एटमॉस्फेयर हो ही ना, अगर ग्रीन हाउस गैसेस हो ही ना, तो सारे के सारे जो हीट आएगी ना, वो सारी हीट दिन के वक्त ही बाहर निकल जाएगी और रात के टाइम पे कोई भी हीट नहीं होगी हमारे इस अर्थ के अंदर।
जिसकी वजह से हर चीज़ जम जाएगी, पानी वानी सब जम जाएगा, कराची शहर में भी और पूरी दुनिया के किसी भी शहर में जहाँ रात होगी सब जम जाएगा, तो दिन में दोबारा फिर पिघल जाएगा। तो ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंजिंग होगी जिसके अंदर। जैसे अक्सर हमें देखने में आता है, जैसे जब हम बात करते हैं ये एटमॉस्फेयर हर जगह नहीं, जैसे मर्क्यूरी एक प्लैनेट है, द फर्स्ट प्लैनेट टू द नियरेस्ट टू द सन, मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी जो प्लैनेट है तो उसमें क्या होता है कि उसके अंदर जो है वो एटमॉस्फेयर नहीं होता, उसका एटमॉस्फेयर है ही नहीं। तो क्या होता है दिन के वक्त वहाँ के, अगरचे वो बिल्कुल सूरज के सामने है, मरकरी सबसे करीब है सूरज की, और दिन के वक्त टेम्परेचर उसका 500 साढ़े 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, 500 और 550 डिग्री सेंटीग्रेड क्रस्ट का टेम्परेचर होता है उसके। लेकिन रात के वक्त यही टेम्परेचर उसका जो है ना -40 -50 हो जाता है। तो कितना खतरनाक चेंज है ग्रेजुअल, बल्कि सूरज के कितना बिल्कुल सामने, ये सूरज है सामने मरकरी है, लेकिन वो भी रात के वक्त चूँकि एटमॉस्फेयर नहीं है तो बिल्कुल ठंडा, जो साइड बैक साइड पे होते हैं बिल्कुल ठंडी हो जाती है सिर्फ। और तो हम अर्थ तो बहुत दूर है मरकरी की, तो वहाँ तो रात में और डेंजरस सिचुएशन होगी अगर जो है वो सूरज की अगर हीट जो है वो रात में हमारे पास ना मिले किसी तरह से। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ज़रूरी होता है कि जो हीट है ना, कुछ हीट, सम अमाउंट ऑफ हीट, मतलब पूरी नहीं, सम अमाउंट ऑफ हीट क्या हो कि हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाए ताकि रात के वक्त जो है टेम्परेचर रेगुलेट रहे। ठीक है, तो ये कौन करता है? ये ऐसे करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस को डेंस गैसेस होती हैं। इन गैसेस का काम क्या होता है कि ये हीट को ट्रैप करती हैं, कहाँ पर? हमारे अर्थ के अंदर रात के टाइम में। तो द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ दीज गैसेस लीड टू द अल्टरनेशंस इन द अर्थ क्लाइमेट। लेकिन अगर यही कंसंट्रेशन अगर इजाफा हो जाए, ग्रीन हाउस गैसेस ठीक है, ओके, सही चीज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, मीथेन, सब सही चीज़ है, लेकिन अगर इसी की तादाद अगर हम बढ़ा दें, जितनी है कुदरत ने रखी है उससे अगर हम और ज़्यादा बढ़ा दें, अब क्या होगा इससे? अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो वो है ना, लाइक हीट है, वो हीट अर्थ के अंदर ट्रैप होना शुरू हो जाएगी, बाहर निकल ही नहीं पाएगी, ट्रैप हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा हो गई गैसेस ये। अब ट्रैप होने से क्या होगा? अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो क्या होगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा, ग्रेजुअल इंक्रीजिंग। इसी को कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग, कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्यों? चूँकि एक्सेसिव ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो मौजूद है, एक्सेसिव ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट हो रहा है अर्थ के अंदर, तो उससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इसको हम कहते हैं कि अगर ये गैसेस हवा में अगर ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गाड़ियों से निकलता है, बहुत चीज़ों से, अगर वो बड़ी तादाद में अगर आ जाए तो सूरत में वो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है। तो इंक्रीज ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट, जैसे मैंने बता दी, ग्लोबल वार्मिंग की एक सबसे बड़ी वजह। अब ये गैसेस अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन हम ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज से, गाड़ियों से, किसी भी तरह से, तो वो क्या करेगा बेटा? ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाएगा, जिससे क्या होगा? अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा, और इससे फिर क्लाइमेटिक पैटर्न पूरा चेंज होगा ओवरऑल। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो कुछ ये चीज़ें, जैसे पहले जो वेदर होता था वो प्रिडिक्टेबल वेदर हुआ करता था। प्रिडिक्ट हम क्या करते थे? जैसे हमें याद होता था 14 अगस्त को, मैंने बताया, बारिश होती थी। हमने अपने बचपन में हमेशा देखा कि 14 अगस्त को डन होता था बारिश होनी है, कुछ भी हो जाए। और हमने कितने साल अपनी ज़िंदगी के शुरू के, मतलब 15-20 सालों तक हमने ये देखा 14 अगस्त को बारिश देखी। एक फिक्स पैटर्न पे बारिश होती थी, पता होता था। और सर्दी पड़ेगी तो फिक्स डेट होता, इस डेट से सर्दी पड़ जाएगी, इस डेट से ब्लैंकेट निकालना और इस डेट पे रख देना। ये हम हमेशा से था हमारे बचपन में, एक वेदर पूरी दुनिया का फिक्स होता था। लेकिन अब कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, सर्दियों में गर्मी आ जाती है, गर्मियों में सर्दी आ जाती है, बारिश कभी भी हो जाती है, कुछ पता नहीं है, सारे वेदर अपडेट्स फेल हो जाते हैं उसके अंदर। तो कहने का मकसद ये है कि ये इसकी वजह से, चूँकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो अब वेदर को प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं है। कभी भी तूफान बन जाते हैं, साइक्लोन्स बन जाते हैं, ऐसे ऐसे एरियाज़ में बन जाते हैं जैसे पहले कभी भी नहीं बने। तो ये सब चीज़ें वो है जो कि हमारे इन्वायरमेंट के ख़राबी की वजह से ये सारी चीज़ें हमारे पास देखने में आ रही। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो मसला यहाँ तक समझ, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी समझ में आ गया क्या होता है? कुछ पूछना है कि उससे एनीथिंग? ईजी चीज़ है, बस याद पढ़ लो एक बार, याद होगी, सिंपल। उसके बाद है एसिड रेन, तेज़ाबी बारिश या तेज़ाब की बारिश। ठीक है, एसिड रेन। अब इसका कतई ये मतलब नहीं है, अगर आप थोड़ा बहुत नहीं जानते कि तेज़ाब की बारिश हो रही है आसमान से, सल्फ्यूरिक एसिड बरस रहा है आसमान से, ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, ऐसा होता है बट अर्थ में नहीं होता, ऐसा होता है वीनस में, जो सेकंड प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, वीनस, जिसको ज़ोहरा कहते हैं उर्दू में। तो वहाँ पर आपने फेसबुक में कभी पढ़ा होगा, इधर उधर कभी नॉलेज में, यूट्यूब में, कि उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है वीनस के अंदर, क्योंकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा, वो तो बादल ही वहाँ का सल्फर डाइऑक्साइड गैस के बने होते हैं। तो वो तो भी एक अलग बात है कि वहाँ एक्चुअल में एसिड रेन होती है, मतलब तेज़ाब की गिर रहा होता है। लेकिन हमारी अर्थ में जो एसिड रेन होती है वो थोड़ी अलग चीज़ है, मतलब उस तरह का एसिड है, डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ एसिड रेन जिसको हम कहते हैं, वो है। तो एसिड रेन मतलब तेज़ाबी बारिश। किसको कहा जाता है एसिड रेन? कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए
दिस टर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इंग्लिश केमिस्ट रॉबर्ट एंगस इन 1872। इस टर्म को एसिड रेन की टर्मिनोलॉजी को बताने वाले सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे, उन केमिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट एंगस, और उन्होंने 1872 में 1872 में इस टर्मिनोलॉजी को डिस्कवर किया था, इसके बारे में बताया था, एसिड रेन के बारे में। 1872 को रॉबर्ट एंगस, एक साइंटिस्ट, एंगस सॉरी, उन्होंने बताया था। दिस इज इंग्लिश केमिस्ट, इंग्लैंड से ताल्लुक था, ठीक है, ओके। तो इंग्लिश केमिस्ट किसे कहते हैं, जो कहाँ रहता हो? और ब्रिटिश कहाँ रहता हो? यस। और ब्रिटिश केमिस्ट कहाँ रहता है? अगर मैं इसको इंग्लिश केमिस्ट की जगह, अगर मैं यहाँ पर इंग्लिश केमिस्ट की जगह अगर मैं इसको कट करके अगर मैं इसको ब्रिटिश लिख दूँ, तो क्या ये सही बात होगी कि गलत बात होगी? यस। मतलब इंग्लिश अमेरिकन्स होते हैं। तो बता दे रहा हूँ, जो अमेरिकन ब्रिटिश का मसला था, ऐसी एक नॉलेज की बात है, 5 मिनट शेयर कर रहा हूँ। तो देखो अब जो वर्ल्ड है, दुनिया है ना, उस वर्ल्ड के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स हैं ना। अब हमारे पास बहुत सारे कॉन्टिनेंट, देयर आर मतलब लाइक 7 कॉन्टिनेंट्स ना। उनमें से एक कॉन्टिनेंट हमारे पास है यूरोप। यूरोप कॉन्टिनेंट ना, मतलब यूरोप का नाम, इसके रहने वालों को क्या जाता है, ये कॉन्टिनेंट का नाम है। यूरोप इज़ नॉट द नेम ऑफ अ कंट्री। कॉन्टिनेंट क्या होता है? कॉन्टिनेंट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी कंट्रीज। तो यूरोप के रहने वालों को क्या कहा है? दे आर कॉल्ड एज यूरोपियंस। तो उनको यूरोपियंस कहते हैं। अब यूरोप के अंदर बहुत सारे कंट्री हैं। जर्मनी है तो जर्मन, फ्रांस भी है तो फ्रेंच, स्पेन है तो स्पेनिश, पोर्टुगाल है तो पोर्टुगीज़, डेनमार्क है तो डेनिश, नॉर्वे है तो नॉर्वेजन। बहुत सारे कंट्री हैं, बहुत सारे। अच्छा, इनमें एक पार्ट है। अच्छा, एक और मैं नाम लिखता हूँ। यूरोप के अंदर एक ऐसा पोर्शन है जो खुद एक और कलेक्शन ऑफ कंट्रीज़ है, कोई मुल्क नहीं है। उसको कहा जाता है द यूके। द यूके, या फिर फुल फॉर्म में कहते हैं द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और इसी को कहा जाता है द ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है उसको, द ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो ये सब इसी का नाम है। उर्दू में इसी को हम लोग कहते हैं बरतानिया, ठीक है। और इट इज़ नॉट एक्चुअली अ कंट्री, ये कोई कंट्री नहीं है, ये कंट्रीज का कॉम्बिनेशन है। इसके रहने वालों को कहा जाता है ब्रिटिश या बरतानवी, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब यूके के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? 4 अलग अलग कंट्रीज आती हैं इसके अंदर। उनमें सबसे मशहूर कंट्रीज की क्या है? इंग्लैंड। इसके अलावा वेल्स है, उसके अलावा स्कॉटलैंड है, और एक है आयरलैंड, है ना। नॉट आइसलैंड, आइसलैंड अलग कंट्री, आयरलैंड। अब इंग्लैंड के रहने वालों को क्या कहेंगे? दे आर कॉल्ड इंग्लिश। वेल्स के रहने वाले कहलाते हैं वेल्श। स्कॉटलैंड के रहने वाले कहते हैं स्कॉटिश, और आयरलैंड के रहने वाले क्या कहलाते हैं? आयरिश, ठीक है। समझ में आज मेरी क्या बताना चाह रहा हूँ? तो इसका मतलब ये, और इंग्लैंड जो है ना, इसका कैपिटल सिटी है जिसको कहा जाता है लंदन। दिस इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड का कैपिटल है, एक शहर है, दिस इज सिटी। तो अगर हम कहते हैं कोई बंदा, अगर हम कहते हैं कि वो इंग्लिश है ना, तो वो 100% ब्रिटिश भी होगा। हर इंग्लिश बंदा ब्रिटिश होगा। इस तरह हर स्कॉटिश भी ब्रिटिश है, हर आयरिश भी ब्रिटिश है। बस समझ में आ रही है? लेकिन हर ब्रिटिश जो है ना, वो इंग्लिश नहीं है। क्या पता वो ब्रिटिश, स्कॉटिश हो, आयरिश हो। बस समझ में आ गई? तो जो इंग्लिश है ना, वो ब्रिटिश भी होते हैं। अगर कि इंग्लिश केमिस्ट लिखा आपने, तो उसका ब्रिटिश केमिस्ट भी लिख सकते हैं। इंग्लिश साइंटिस्ट है तो ब्रिटिश भी है ना भाई, वो बरतानिया का, चूँकि ये 4 कंट्री बरतानिया में ही आ रहे हैं। और यूरोपियन तो है ही, यूरोपियन तो ये सभी हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट में ही आ रहा है ना, सारा का सारा, सारे यूरोपियन है। जैसे हम पाकिस्तानी भी हैं और एशियंस भी हैं, बिल्कुल इसी तरह। लेकिन पाकिस्तान किसी ग्रुप ऑफ कंट्री में नहीं है। हाँ, कह सकते हैं साउथ एशिया में तो साउथ एशियन है, ऐसा भी तो कह सकते हैं। पाकिस्तान साउथ एशिया में तो हम साउथ एशियन भी है, ठीक है। और चूँकि वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। इसी तरह से एक हमारे पास अमेरिका नाम से, हमारे पास ना कोई कॉन्टिनेंट नहीं है। अमेरिका नाम से दुनिया में कुछ भी नहीं है। 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट है। एक को हम लोग कहते हैं नॉर्थ अमेरिका, और एक हमारे पास कहलाती है साउथ अमेरिका। तो इसमें ज़्यादा फेमस जो है वो नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका नहीं। वहाँ ब्लैक अमेरिका भी इसको हम कह सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं दिस इज ब्लैक अमेरिका, और इसको हम कह सकते हैं वाइट अमेरिका। क्योंकि ये ज़्यादा ब्राज़ील वगैरह ये सब है ना, इसके अंदर लाइक वेस्ट इंडीज़ वगैरह तो ज़्यादा इसमें आते हैं। ये साउथ अमेरिकन्स कहलाते हैं, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादातर जो वाइट पीपल हैं, गोरे लोग रहते हैं। और चूँकि उसमें वाइट और नॉर्थ अमेरिका के अंदर हमारे पास 2 मशहूर कंट्री आती हैं। एक का नाम होता है कनाडा, जिसके रहने वाले कैनेडियन कहलाते हैं,
और दूसरा जो मशहूर कंट्री इसके अंदर है उसका नाम है द यूएसए, लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जब हम अमेरिका बोलते हैं ना, इसी के रहने वाले क्या कहलाते हैं, इसके रहने वालों को हम कहते हैं अमेरिकन, अमरीकी। तो जब हम कहते हैं ना अमेरिका या अमरीकी, उससे मुराद हमारी बस ये यूएसए होती है, ये सब नहीं होती है। ऐसे ही है ना भाई, तो अक्सर बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, अमेरिका का नाम सुनते हैं तो अमेरिका क्या है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूएसए, अलग अलग चीज़। ठीक है समझ। तो एसिड रेन का मैं बता रहा था, तो एसिड रेन जो है वो क्या है कि एसिड रेन की टर्मिनोलॉजी को एक ब्रिटिश केमिस्ट रॉबर्ट एंगस ने 1872 में जो है वो कॉइन किया था, उसको बताया था, इंट्रोड्यूस किया था। एसिड रेन रिफर्स टू अ रेनफॉल दैट हैज एसिडिक कंपोनेंट्स सच एज नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। एसिड रेन ऐसी बारिश को कहा जाता है जिसमें एसिडिक कंपोनेंट्स मौजूद हों, जैसे कि नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर जिसके अंदर हमारे पास क्या हो भाई, कार्बोनिक एसिड हमारे पास जिसके अंदर मौजूद हो। ठीक है, ये नहीं आएगा पेपर में, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ इसलिए। ओके, सो जो आएगा वो लिखता हूँ। देखो अब होता क्या है कि हवा में, एयर के अंदर ना, जाहिर सी बात है कि पॉल्यूशन हो रही होती है, उसमें हमारे पास हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी है, और इसी तरह से हवा में हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी है। और जब बारिश होती है तो बारिश का पानी क्या होता है बेटा, इनके साथ रिएक्शन कर लेता है। रेन वाटर जो है ना वो इनके साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके ये तो बन जाता है H2CO3, ये बन जाएगा H2SO4, ये बन जाएगा HNO3। ठीक है, तो इधर ये हमारे पास बना एक एसिड, तीनों एसिड बन गए। पहला वाले इसको कौन सा एसिड कहते हैं, दिस इज कार्बोनिक एसिड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, एंड द लास्ट वन दिस इज नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इसी को कहा जाता है एसिड रेन, तेजाबी बारिश। ठीक है, तो क्या होता है कि जब पूरा साल जो है ना गाड़ियों का धुआं वगैरह, इंडस्ट्रियल जो भी एफ्लुएंट है, जिसमें धुआं है, स्मोक है, वो जब हवा में चारों तरफ होता है और जब बारिश होती है तो क्या होता है, वो सब मिक्स होकर ना, बारिश का पानी तो H2O प्योर वाटर होता है, लेकिन वो ज़मीन पे गिरने से पहले इनसे मिक्स होकर एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इसलिए हम उसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड एसिड रेन। अब इनका, अच्छा, इसी को पहली बारिश भी कहा जाता है। पहली बारिश अक्सर जब भी होती है ना उसको एसिड रेन कहते हैं। अक्सर घरों में ऐसा होता है, हमारे घरों में भी था कि जो हमारी जो पेरेंट्स होते थे वो फर्स्ट रेन में नहाने से मना करते थे पहली बारिश में, इसलिए कि उसमें वो एसिड रेन होती है, चूँकि उसके अंदर हवा में जितने भी जो है ना, जो भी लाइक पॉल्यूशन होता था उस सबको एब्जॉर्ब करके वो नीचे आती थी, तो उसके स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं, मुख्तलिफ तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं, तो उसको एसिड रेन कहा जाता है, तेजाबी बारिश जिसको हम कहते हैं। और एक बार बारिश होने के बाद जब आप देखते हैं ना छत पर जाकर चारों तरफ, तो बिल्कुल क्लियर सा एक वेदर होता है, एकदम दूर दूर तक विजिबिलिटी आपकी होती है ना, क्योंकि सारी जो भी पॉल्यूशन थी, ये गैस वगैरह, वो सब के सब जो है वो एसिड मतलब बनकर वो नीचे आ चुकी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सारी गैसेस। तो ये एक कुदरत का एक निज़ाम इसके अंदर है, लेकिन एसिड रेन होती है हमारी वजह से, चूँकि ज़ाहिर सी बात है धुआं वगैरह जो चीज़ हम फैलाते हैं। तो एसिड रेन एक ऐसी बारिश को कहते हैं जिसमें एसिडिक कंपोनेंट्स मौजूद हों, जिसमें एसिड्स मौजूद हों, जैसे कि ये सारे एसिड्स। नॉर्मल रेनफॉल का जो pH होता है, नॉर्मल जो बारिश होती है, तो कभी भी देखो बारिश का पानी प्योर वाटर होता है, इसका pH 7 होता है, बिल्कुल डिस्टिल वाटर होता है, लेकिन ज़मीन तक गिरने से पहले जाहिर सी बात है हल्का सा एसिडिक वो हो जाता है। तो नॉर्मल बारिश का pH 6 से लेकर 6.5 तक होता है, मतलब स्लाइटली एसिडिक होता है, बहुत हल्का सा। लेकिन जो एसिड रेन का pH होता है दिस इज बिलो 5 से भी नीचे होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया उसके मुकाबले में। न्यूट्रल तो बारिश होती नहीं है, हल्की या तो स्लाइटली एसिडिक होगी या मोर एसिडिक होगी। मोर एसिडिक है तो वो हमारा एसिड रेन है। ठीक है, तो फर्स्ट बारिश होती है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन क्या होते हैं, कि क्या नुकसान होते हैं एसिड रेन के, तो ये 4 आपको नुकसान लिखते हैं एसिड रेन के, अगर पेपर में सवाल आता है। पहला तो इट इंक्रीजेस एसिडिटी ऑफ रिवर्स विच हार्म्स एक्वेटिक लाइफ। बारिश का पानी जब दरियाओं में जाकर गिरता है तो दरिया का पानी भी एसिडिक हो जाता है, जिससे वहाँ मछलियाँ हैं, ये जो पौधे वगैरह हैं, एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह हैं, उनको नुकसान पहुँचता है, मछलियाँ मरनी शुरू हो जाती हैं। इट मेक्स द सॉइल स्टेराइल। ये भी, अब जब ये बारिश का पानी एसिड रेन जब गिरेगा मिट्टी में, रेत में, तो pH ड्रॉप होगा उसका। और मैंने बताया था आपको पिछले फर्टिलाइज़र वाले टॉपिक में कि अगर pH जो है वो अगर एसिडिक हो जाएगा सॉइल का, तो वो स्टेराइल बन जाता है, बंजर ज़मीन हो जाती है, पेड़ पौधे नहीं उगते उसके अंदर। तो ये भी एक नुकसान है, एग्रीकल्चर को, खेती वाले को नुकसान पहुँचाता है। थर्ड, इट कॉजेज कोरोजन ऑफ बिल्डिंग्स एंड अदर कंक्रीट और मेटल मेड थिंग्स। एसिड रेन जो है ना वो मैन मेड स्ट्रक्चर्स को भी नुकसान पहुंचाता है, खासतौर में मार्बल वगैरह को। अब मार्बल है ना, एसिड से रिएक्शन करता था, वो कोरोड करता है, फिर वो ख़राब होता है, मतलब वो झड़ना शुरू हो जाता है। इस एसिड रेन जब वो स्ट्रक्चर्स कंक्रीट से बने हुए स्ट्रक्चर्स पर पड़ता है तो वो उसको कमज़ोर करता है, उसको ख़राब करता है। इसी तरह से मेटल पर भी जब लगता है ना एसिड रेन, तो वो जंग जल्दी उसको खा जाता है, उसको एसिड रेन की वजह से।
तो ये बिल्डिंग्स को, हमारी स्ट्रक्चर्स को ख़राब करते भी नुकसान इसका है। इट मेक्स अंडरग्राउंड वाटर टॉक्सिक एंड अनड्रिंकेबल। और फिर जब ये पानी गिरता है ज़मीन में, तो ज़मीन में जो मौजूद पानी है नीचे, जो कुएँ में पानी होता है, जो अंदर जो पानी है अंडरग्राउंड वाटर है, तो उसको भी टॉक्सिक कर देता है। एसिड उसमें शामिल होने के बाद वो अनड्रिंकेबल हो जाता है, पीने के काबिल नहीं रहता। तो ये वो रीज़न है, ये वो चार जिस जो कि हार्मफुल इफेक्ट्स हैं किसके बेटा, ये एसिड रेन के। एसिड रेन के होने से क्या नुकसान हो सकते हैं हमारे इस एनवायरनमेंट पे। बात समझ में आ गई? एसिड रेन, तेज़ाबी बारिश किसे कहते हैं, क्यों होती है, किस तरह से होती है, कोई मसला? नो इशूज़। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था ट्रोपोस्फीयर, द फर्स्ट लेयर था एटमॉस्फेयर का। अब हम लोग इसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर क्या होता है बेटा, सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का सेकंड लेयर जो है दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। अब ये स्ट्रेटोस्फीयर क्या होता है, सेकंड लेयर जो है, इट कंटेन्स ओजोन लेयर। बताया था मैंने आपको, इसी स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, ओजोन लेयर होती है। वैसे ये ओजोन ट्रोपोस्फीयर में भी पैदा हो सकती है, लेकिन वहाँ पर वो एयर पॉल्यूटेंट होती है वो, और वो बनती है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के तौर पे, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स की मदद से, ठीक है, किसमें, ट्रोपोस्फीयर में। लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से ये मौजूद है, कुदरती तौर पर मौजूद है। और जब दुनिया में इंसान नहीं आया तो उससे पहले से मौजूद है, कई ज़माने से, ठीक है। तो ये हमने नहीं बनाया, ओजोन लेयर ये कुदरत की तरफ से बनाई गई चीज़ है, जो कि अल्लाह ताला ने उस पर बनाई हुई है और काफ़ी ऊपर है स्ट्रेटोस्फीयर पे। ओजोन लेयर स्टॉप्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ सन। ये पता है सबको कि यूवी रेडिएशंस होते हैं अल्ट्रावायलेट, उनको ओजोन लेयर रोकती है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और यूवी रेडिएशंस आपको पता है स्किन कैंसर कॉज करती हैं, तो उनको फिर रोकने का काम करते हैं, उनको स्टॉप करती है, उनको रोकती है ताकि इंसान सर्वाइव करे। लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट दिस लेयर। अगर ये लेयर हट जाए, ये लेयर ना हो, तो इस दुनिया में, हमारी ज़मीन में जो है वो लाइफ, ज़िंदगी पॉसिबल नहीं होगी। मतलब इंसान मर जाएगा, जानवर मर जाएंगे, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज बड़ी जो डेंजरस होती हैं, कैंसर बना, और कैंसर आपको पता है जान ले लेता है इंसान की, ऐसी बीमारी है। तो ये एक तरह से अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है इंसान को, ओजोन लेयर का, जो हमें क्या करता है, हमें यहाँ पर ज़िंदगी देता है, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ें बनाई गई हैं अल्लाह ताला ने, जो अर्थ को बनाया, वो हैबिटेबल बिल्कुल बनाया ना, कि हमारी तरह की जो लाइफ है ना वो उसमें सस्टेन कर सके। और उसको एक बड़े प्लानिंग के तहत बनाया गया है, ये एक्सीडेंटली ये नहीं बन गई, हादसाती तौर पर ये नहीं बन गई। जैसे कि अक्सर साइंटिस्ट दावा करते हैं कि भाई अर्थ हादसाती तौर पर बन गई है, उसको कोई बनाने वाला नहीं है, क्रिएटर नहीं है, अपने आप बन गए। तो अपने आप इतनी बेहतरीन ग्रैंड डिज़ाइन आप नहीं कर पाएंगे। हर चीज़ बिल्कुल एक पॉइंट के लिहाज से सेट है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर सर्वाइव करें। कोई भी चीज़ हल्की से 1% ऊपर नीचे हो जाएगी ना, लाइफ तबाह हो जाएगी दुनिया में, ठीक है। इतनी बेहतरीन सेट है, जितना आप पढ़ते जाते हैं उतना आपको अंदाज़ा होता रहता है इस बात का, कैसी बेहतरीन सेटिंग अल्लाह ताला ने करी हुई है। जब आप बायोलॉजी अब पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि बॉडी के अंदर कितनी बेहतरीन सेटिंग है इंसान की। लेकिन इंसान जो नहीं पढ़ता है, जाहिर सी बात है, तो उसको तो नहीं पता ना, उसको तो नहीं पता बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन जो पढ़ा लिखा इंसान होता है वो तो बेहतर जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कैसे ग्रैंड डिज़ाइन इंसान की बॉडी में बनाई है, या फिर उस आसमान पे बनाया, हमारी अर्थ में बनाया, एनवायरनमेंट में बनाया, क्या बैलेंस रखा है, जो कि एक्सीडेंटली या कोइंसिडेंस, इत्तेफाक के तौर पे नहीं हो सकता। सही है, उसके लिए कि ना कोई एक इंटेलिजेंट माइंड, एक बीइंग होगी जिसने उसको बनाया होगा कभी ना कभी किसी पॉइंट पर। तो ये लाइफ जो है ना वो पॉसिबल नहीं है इस लेयर के बिना। जो ओजोन लेयर अगर नहीं हो तो आप सब जानते हैं मर जाएंगे हम सब, ठीक है। ओजोन बनती कैसे, अच्छा ये ओजोन जो है ना वो हर वक्त बनती रहती है हमारे एटमॉस्फेयर में। बनने और टूटने का प्रोसेस इसका हमेशा से चलता रहता है, ठीक है। नेचुरली भी चलता रहता है, नेचुरली भी बनती टूटती रहती है, लेकिन एक बैलेंस के लिहाज से ना कि फ़र्क नहीं पड़ता उससे, जितनी टूटती उतनी बन जाती, जितनी टूटती उतनी फ़ौरन से बन जाती, एक बैलेंस बरकरार रहता है, ठीक है। तो कैसे होती है प्रोडक्शन ओजोन की, ओजोन बनता कैसे स्ट्रेटोस्फीयर में, ऊपर हमारे अर्थ के। तो ओजोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ सन रेज एंड ऑक्सीजन गैस। ये बनता है एक फोटोकेमिकल रिएक्शन से। फोटोकेमिकल रिएक्शन आप जानते हैं, द रिएक्शन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट या सनलाइट। रोशनी की मौजूदगी में जो रिएक्शन होता है उसको कहता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटो मतलब लाइट होती है, रोशनी है ना, फोटोसिंथेसिस, फोटोसेल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत सारे होते हैं। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन सन रेज के किसके साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ। अब देखो होता है क्या बेटा, ये ऑक्सीजन गैस है O2। अल्ट्रावायलेट रेज जो सूरज के जब ऑक्सीजन गैस पर टकराती हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में भी ऑक्सीजन गैस है, तो क्या होता है कि ये ऑक्सीजन गैस का जो बॉन्ड है ना वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अब जैसे कि अगर आप थोड़ी केमिस्ट्री अगर मैं इसकी एक्सप्लेन करूँ तो ये बड़ा आसान सा रिएक्शन है। जैसे ऑक्सीजन है ना, इस तरह से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस तरह से होता है ना भैया, और दो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से उन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ होता है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन चूँकि हाईली एनर्जेटिक होती हैं, नॉर्मल रोशनी ये नहीं कर पाती है, क्योंकि विजिबल लाइट आप जानते हैं, विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी और उसकी एनर्जी कम होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद है ना आप सबको। तो विजिबल लाइट जो होती है ना, तो उसकी तो फ्रीक्वेंसी
उसकी बहुत ज़्यादा कम होती है, एनर्जी बहुत कम होती है। इसी के मुकाबले में जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है इनकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है। हाँ, वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तो इन्वर्सली रिलेटेड है, फिजिक्स के अंदर पढ़ा है ना ये सब, पता है? ओके। तो नॉर्मल रोशनी जो सूरज की यहाँ तक आ रही है तो ये तो ऑक्सीजन को नहीं तोड़ सकती, इसके बॉन्ड को, लेकिन अल्ट्रावायलेट रेज जो स्ट्रेटोस्फीयर तक आ रहे हैं वहाँ वो क्या करते हैं बेटा, इस ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, क्लीवेज हो जाता है इस बॉन्ड का। जब ये टूटता है तो आपको पता है दोनों ऑक्सीजन की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो क्या होगा कि दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं। ऐसे हो जाएगा भाई कंडीशन। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन के 2 फ्री रेडिकल्स जनरेट हो गए ना भाई। तो हम उसको कह सकते हैं कि ये क्या है भाई, कोई पूछे तो बता सकते हैं कि ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स है। फ्री रेडिकल्स जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जो अलग हो जाते हैं, ये ना भाई क्लोरीन फ्री रेडिकल पढ़ा था हमने। तो ये ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं। ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बहुत हाईली रिएक्टिव होंगे। क्यों हाईली रिएक्टिव होंगे? क्यों रिएक्टिव ज़्यादा होंगे? स्टेबल नहीं है ना, अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, बात समझ में आ रही है ना? ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो अनस्टेबल है, तो रिएक्शन करेगा तेज़ी के साथ। तो क्या करेगा बेटा, ये जो हमारा फ्री रेडिकल है ऑक्सीजन का, एटॉमिक ऑक्सीजन भी कह सकते हैं, तो ये क्या करेगा, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर लेगा, और जब रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, O3 बन जाएगा, ओजोन बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे दो है ना, इस तरह से एक और ऑक्सीजन से जाकर रिएक्शन कर लेता है। ये आ गया इसमें ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल। तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा और एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। किस तरह से? इस तरह से ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस तरह से 3 ऑक्सीजन ऐसे करके मिले होंगे। ठीक है, तो ये एक 2 3 ऑक्सीजन है, ये हमारे पास O3 बन गया, ओजोन बन गया। तो ये के पाई बॉन्ड टूटता है और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में जुड़ जाते हैं। तो ये ओजोन का स्ट्रक्चर O3 का, हम फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिखते हैं, O3 लिख देते हैं। खोलना चाहे इसको तो ऐसे ही खुलता है O3 का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये इस तरह से बॉन्डिंग हो जाती है और ओजोन बनना शुरू हो जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ये कुदरत का निज़ाम है, हज़ारों सालों से, लाखों करोड़ों सालों से बन रही है, अभी से नहीं बन रही। सूरज की रोशनी टकराती है ऑक्सीजन गैस पर, फिर ऑक्सीजन गैस जो है वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। तरीका समझ में गया सब? ये प्रोडक्शन हो गई ओजोन की, प्रोडक्शन कैसे होती है। नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन, ओजोन की लेयर तबाह कैसे होती है। एक तो होती है नेचुरल डिस्ट्रक्शन, मैं बात कर रहा हूँ एक्सेसिव वेपर, कि जब प्रोडक्शन कम हो रही है और डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही हो, तो वो इंसान की वजह से होती है। लिखा हुआ है, ह्यूमन एक्टिविटीज कैन कंट्रीब्यूट द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। डिप्लेशन का मतलब क्या होता है? कम होना या पतला होना, थिन हो जाना किसी लेयर का। तो ह्यूमन एक्टिविटीज कैन कंट्रीब्यूट द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। इंसानी सरगर्मियां जो है वो क्या करती हैं कि वो ओजोन लेयर को डिप्लेशन करते हैं, ओजोन लेयर को कम से कम करती हैं। ठीक है, थ्रू द एमिशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स नोन एज ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस, ODS। तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हम अपने अर्थ में बनाते हैं या रिलीज होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं बेटा कि जो ओजोन लेयर है ना उसको डिप्लेट करते हैं, या उसकी जो तय है ना उसको पतला करते हैं, उसमें सुराख करते हैं ओजोन लेयर में। तो उनको ODS कहा जाता है, ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस, ODS शॉर्ट में। फुल कहेंगे तो ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो ओजोन के डिप्लेशन में काम है, जो ओजोन को डिप्लेट करें। ODS इज एमिटेड थ्रू कूलिंग डिवाइसेस एट आवर होम। और ये ODS निकलता कहाँ से, ODS आता कहाँ से, ये ODS जनरेट किस तरह से होता है हमारे घरों में। ये हमारे घर में जितने भी कूलिंग डिवाइसेस हैं उनमें से जनरेट हो रहा होता है। कूलिंग डिवाइसेस हमारा जो आपकी फ्रिज है उसमें से, जो आपका AC है उसमें से क्या हो रहा है बेटा, ये निकल रहा होता है उससे कंप्रेसर में से। ठीक है, तो ODS इसको हम कहते हैं। तो ये क्या करता है, अब किस तरह से ये इसको रिमूव करता है, कैसे तोड़ता है, इसका मैकेनिज्म मैं बताता हूँ आपको कि ओजोन की डिप्लेशन किस मैकेनिज्म से होती है। अब ODS एक सबसे मशहूर जो ODS हमारे पास है ना, तो वो आपने सुना होगा, दिस इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। CFC is the most important and is the most common substance that is the reason for the depletion of ozone layer, CFC। KFC नहीं बोल रहा हूं मैं, CFC। CFC is क्लोरोफ्लोरोकार्बन, शॉर्ट में होता है CFC, फुल फॉर्म में क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है बेटा, स्ट्रक्चर होता है, बड़ा आसान सा स्ट्रक्चर इसका होता है। मतलब कार्बन होता है, 2 क्लोरीन होता है और 2 फ्लोरीन होता है। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन लिया, 2 तरफ क्लोरीन बना दिया, 2 तरफ फ्लोरीन बना दिया। ये स्ट्रक्चर ऑफ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन शॉर्ट में CFC कहते हैं। स्ट्रक्चर ये रहा सामने। तो CFC जो है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इज यूज्ड एज कूलेंट इन रेफ्रिजरेशन। इसको रेफ्रिजरेशन प्रोसेस के अंदर एज अ कूलेंट इस्तेमाल किया जाता है। कूलेंट मतलब ठंडा करने के लिए गैसों को, क्योंकि हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था ना हमने
वो जूल थॉमसन इफेक्ट पढ़ा था, उसमें लिंडेस मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस पढ़ा था कि लिंडेस मेथड से किस तरह से हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। तो वहाँ हमने पढ़ा था कि पहले कंप्रेस करते हैं गैस को, सबसे पहले तो 200 ATM तक ना हाई प्रेशर पे कंप्रेस किया जाता है, फिर इसको एक नोज़ल के थ्रू जो है वो क्या करते हैं, उसको फिर वो निकालते हैं, तो वो एक्सपेंशन होती है, तो फिर जो है ना गैस ठंडी होती है। पढ़ा था हमने ये लिंडेस मेथड। तो उसमें क्या होता है कि जब गैस को कंप्रेस किया जाता है ना, तो गैस के कंप्रेस करने से वो मॉलिक्यूल ज़्यादा कोलाइड करते हैं ना, और वो टेम्परेचर बढ़ जाता है गैसेस का। जब गैस को हम कंप्रेस करते हैं 200 ATM पर, तो क्या होता है, टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ हो जाता है। अब उस टेम्परेचर को कम करने के लिए क्या होता है कि उसको कूलेंट में से गुजारा जाता है। कूलेंट क्या करता है, उस गैस को ठंडा करता है, फिर हम उसको जाकर एक्सपेंशन चैम्बर में भेजते हैं। तो फर्स्ट डे का पूरा टॉपिक है, रिकॉर्डेड पड़ा है लेक्चर मेरा अभी भी। तो रेफ्रिजरेशन जो प्रोसेस होता है किसी में भी, रेफ्रिजरेशन सिर्फ रेफ्रिजरेटर में नहीं होती है, हर चीज़ में, एसी के अंदर भी रेफ्रिजरेशन होती है, फ्रिज में भी होती है, डीप फ्रीज़र में भी होती है। और रेफ्रिजरेशन के लिए क्या होता है बेटा कि जो है ना हम लोग कूलेंट इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम गैस भी कहते हैं ना, जो कंप्रेसर में गैस भरी जाती है उसको कहा जाता है ना कूलेंट। तो एसी में देखा होगा, एसी के कंप्रेसर में गैस भरते हैं, फ्रिज के कंप्रेसर में भी गैस भरी जाती है। तो उसमें CFC गैस को भी भरा जाता है, पहले भरा जाता था, अब तो खास इतना नहीं इस्तेमाल होता। तो CFC जो होती है ना, वो एज अ कूलेंट इस्तेमाल करते हैं किसमें बेटा, रेफ्रिजरेटर वगैरह में, फ्रिज में या AC में। क्या करता है वो, ठंडा करता है गैसेस को, हवा को ठंडी करता है वो। व्हेन CFC रीचेज इनटू ए स्ट्रेटोस्फेयर, अब वो गैस लीक भी कर रही होती है, आपको पता है। तो एक वक्त ऐसा आता है गैस खत्म हो जाती है, मतलब कुछ तो ऐसा नहीं कि आप एक बार खरीद लिया तो आप 100 साल तक चलाओगे, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। मतलब साल, 1.5 साल, 2 साल में आपको दोबारा गैस भराना पड़ता है। बिल्कुल न्यू 0 मीटर भी आप लोगे तो साल 1.5 साल में गैस खत्म हो जानी है। अगर आप उसको कांस्टेंट यूज़ कर रहे हो तो AC या फ्रिज कुछ भी, तो उसको चेंज कराना पड़ जाता है ना गैस को, कूलिंग कम हो जाती है गैस की। और कभी कभार गैस निकल भी जाती है उसके अंदर किसी वजह से, मतलब उसमें कोई मतलब लाइक कुछ भी होता है ना, जैसे कि फ्रिज होता है, डिफ्रीज़र है, और डिफ्रीज़र में ऊपर का जो पोर्शन होता है उसमें फ्रिज होता है, मतलब डिफ्रीज़र जिसको हम कहते हैं ना, तो उसमें बर्फ़ वगैरह जम जाती है। तो उसको बर्फ़ को निकालने का सिंपल तरीका ये होता है कि आप उसको खोल के छोड़ दें ऐसे ही, मतलब 2-3 घंटे के लिए, तो खुद ही मेल्ट हो जाए। कुछ लोग चाकू मार देते हैं उसमें, बहुत सारे होते हैं ना लोग चाकू मारते हैं, बर्फ़ निकल नहीं रहा, तो उसमें अगर चाकू अगर उसके अंदर चला गया ना तो फट जाएगा, पूरी गैस निकल जाएगी, फिर वो ख़राब, फिर वो कूलिंग ही नहीं करेगा, फिर वो उसको पहले उसको सही करेंगे, फिर दोबारा गैस भरते हैं उसके अंदर, देखा ऐसा करते हुए। तो वो हो चुका है ओके। तो वो CFC गैसेस जो है ना, तो वो रिलीज़ हो जाते हैं, मतलब वो खुद अपने आप भी निकल रही होती है थोड़ा थोड़ा करके, और एक साथ भी पूरा निकल सकते हैं अगर आपने कहीं पर क्रैक कर दिया, तोड़ दिया कहीं से जो गैस का पैसेज है। तो जब ये CFC गैसेस रीचेज इनटू स्ट्रेटोस्फेयर, जब ये स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचेंगे, जाहिर सी बात ऊपर जाएंगे, जब ये स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचेंगे, इट ब्रेक्स डाउन इनटू फ्री क्लोरीन एंड फ्लोरीन एटम्स व्हेन दे रिएक्ट विद ओजोन इन अल्ट्रावायलेट लाइट एंड डिकम्पोज इट इनटू ऑक्सीजन। हुआ क्या, ये CFC है, CCl2F2। अब रिएक्शन देख लो, आसान सा रिएक्शन है, इससे कहीं मुश्किल रिएक्शन हम करके आ चुके हैं। तो ये रिएक्शन है, जब इस पर अल्ट्रावायलेट रेस जब लगेंगी, CFC पर जैसी अल्ट्रावायलेट रेस लगती है ना, होता है कि एक क्लोरीन इसका ना निकल जाता है यहाँ से, एक क्लोरीन का बॉन्ड यहाँ से इसका ब्रेक हो जाता है, कोई भी एक क्लोरीन, जैसे कि ये वाला एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है UV रेस की वजह से। तो अब ये हमारे पास क्लोरीन फ्री रेडिकल आ गया, मतलब 1 डॉट भी लगा सकते हैं आप चाहे तो 7 डॉट लगा दें, ऐसे करके, मर्जी है यार, ठीक है ओके। बुक में 1 डॉट लगा होता है, कोई मसला नहीं। तो अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर क्या करता है, अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल भी हाईली रिएक्टिव होगा, चूंकि अनस्टेबल है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में है, तो क्या करेगा, ओजोन से रिएक्शन कर जाएगा, जो ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में होगी, और ओजोन से रिएक्शन करके ClO बना लेगा और O2 अलग हो जाएगी। तो जो ओजोन था उसका एक मॉलिक्यूल खत्म हो गया, इस तरह मल्टीपल मॉलिक्यूल बड़ी तादाद में क्या होंगे, ओजोन के खत्म होना शुरू हो जाएंगे, चूंकि जो क्लोरीन है ना वो रिएक्शन करना शुरू कर जाएगा इनके साथ, और ClO मतलब क्लोरो ऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन ये बनना शुरू हो जाएगा, और ये साइक्लिक प्रोसेस चलता रहेगा। जितने ज़्यादा CFC गैसेस जाते रहेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा बेटा कि वो ओजोन जो है ना स्ट्रेटोस्फेयर में, उसको ख़त्म से ख़त्म करते रहेंगे, यहाँ तक कि ओजोन लेयर पतली होनी शुरू होगी, या ऐसा भी टाइम आ सकता है ओजोन लेयर में सुराख हो जाए, होल हो जाए, ओजोन होल जिसको हम कहते हैं। तो ये CFC की वजह से होता है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कहलाते हैं, जो रेफ्रिजरेटर के अंदर है, फ्रिज के अंदर, इन चीज़ों में। लेकिन अब अक्सर ऐसा होता है बेटा, अब ग्रीन केमिस्ट्री एक ब्रांच आपने पढ़ी होगी क्लास 9 में शायद, ग्रीन केमिस्ट्री कहता है, अभी आगे भी आएगी, नेक्स्ट क्लास में कल हम पढ़ेंगे ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में। ग्रीन केमिस्ट्री एक अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बनाई गई है, अभी ज़्यादा पुरानी नहीं, 10-15 साल पहले बनाई गई है। ग्रीन केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं कि भाई किस तरह से जो केमिकल्स इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, और वो केमिकल ज़रूरी भी हैं कि उनको इस्तेमाल किया जाए, तो अल्टरनेट किस तरह से उनका बनाया जाए, कोई अल्टरनेट केमिकल निकाल लिया जाए उसका, समझ में आ रही है, अल्टरनेट वे। जैसे फ्रिज तो ज़रूरी है भाई, AC ज़रूरी है, तो कैसे रहेंगे, अब जिसको आदत होगी AC की वो AC के बिना नहीं रहेगा, जिसको फ्रिज की आदत ठंडा पानी पीने की उसके बिना नहीं रहेगा। तो अब कुछ तो करना है ना, ये तो नहीं कर सकते फ्रिज बंद कर दें,
जाहिर सी बात है गर्मी सहनी पड़ेगी और बड़े मसाइल हैं। तो उसके लिए तरीका क्या है, ग्रीन केमिस्ट्री बनाएंगे। ग्रीन केमिस्ट्री में क्या करते हैं कि किसी तरह से उसका अल्टरनेट निकालते हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक ना हो। हर एक चीज़ का हमने अल्टरनेट अब जाकर निकाल दिया है, ठीक है। तो उसी में से CFC का भी अल्टरनेट निकाल चुके हैं। इसलिए अब जो गैसेज आती है ना फ्रिज के अंदर, जो न्यू फ्रिज आते हैं उनमें ना लिखा होता है ऊपर CFC फ्री, उनमें ऊपर लिखा होता है CFC फ्री, नो CFC, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, अर्थ फ्रेंडली, ग्रीन केमिस्ट्री, ग्रीन अर्थ, ग्रीन हो, ये सब लिखा होता है उसमें, ठीक है। कभी देखा होगा कोने में स्टिकर चिपका होता है, कभी उसको पढ़ा अगर ऑब्जर्व किया हो तो शायद अंदाज़ा हो। हम तो ऑब्जर्व करते रहते हैं हर चीज़ को, ठीक है। ऑब्जर्वेशन होनी बहुत ज़रूरी है और इससे आपको सीखने को मिलती है। हम तो कुछ चीज़, हम पूरियाँ भी लेकर आते थे, पूरी भी लाते थे ना घर में छोटे में, तो पूरी में जो येलो पेजेस होते थे ना उसको भी हम पढ़ते थे, उसका नंबर ही लिखा होता था उसमें, हम उसको भी पढ़ते थे यार, कुछ नॉलेज मिल जाएगी उसमें, जो हमारे दौर में तो इंटरनेट वगैरह था नहीं, तो वही नॉलेज के जो सोर्सेज थे ऑब्जर्व करते थे। मतलब इंग्लिश टाइप में जो होता था, चाइनीज़ टाइप तो वैसे भी समझ में नहीं आता था। तो ऑब्जर्व होना चाहिए। आजकल के ऑब्जर्वेशन स्किल्स कम है बच्चों में, मैंने देखा है, ऑब्जर्व नहीं करते चीज़ों को ना। हम तो हर एक चीज़ को कोशिश कर देते हैं पढ़ने की कि ये चीज़ क्या लिखी हुई है, ये चीज़ क्या लिखी हुई है, उससे से हमें चीज़ें पता लगी ना। आज हम कुछ भी खड़े होकर पढ़ा देते हैं, टॉपिक का नाम दो पढ़ा देते हैं। रीज़न ये है कि हमने ऑब्जर्व ज़िंदगी में बहुत कुछ किया, तो हम एग्जाम्पल धड़ाधड़ उठा के एग्जाम्पल लाते हैं इधर उधर से। आप भी परेशान होते हैं कहाँ से ला रहे, बुक में तो लिखा भी नहीं सर कहीं पे भी, चूँकि हमने देखा है ना इन चीज़ों को अपने आसपास। हम पढ़ाते हुए भी यही सोच रहे होते हैं कि आसपास रियल लाइफ में कहाँ आगे पीछे चीज़ें चल रही हैं, वरना थोड़ी ना इसमें किताबी बातों में तो बोरियत है, फिर कहाँ मज़ा आएगा पढ़ने में। तो कहने का मकसद है कि लाइक साइंटिस्ट हैव बीन वर्किंग ऑन डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स टू CFCs इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज टू द ओजोन लेयर। साइंटिस्ट अब काम कर रहे हैं डेवलप करने में अल्टरनेटिव्स टू CFC का अल्टरनेट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज टू ओजोन लेयर, ताकि हम जो मजीद डैमेज है ओजोन लेयर को उससे हम बच सकें। और लकीली उन्होंने ऐसा किया है। अब आपको पता है ओजोन लेयर जो है ना हील अप हो रही है। अभी लास्ट ईयर के रिपोर्ट में आई थी कि ओजोन लेयर स्लाइटली हील अप हो रही है। जो ओजोन में होल हो चुका था वो ओजोन लेयर स्लाइटली जो है ना वो हील कर रही है, हील अप हो रही है, और उसके अंदर जो है वो लाइक इस तरह से कहा जाता है ना कि लाइक वो हील अप हो जा रही है और उसके अंदर से मतलब लाइक ओजोन डिप्लेशन कम होती जा रही है। तो ये एक काम है ग्रीन केमिस्ट्री का, और साइंटिस्ट लोगों की कंट्रीब्यूशन ये भी रही कि अब उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। बहुत सारी चीज़ों के अंदर किया है, खासतौर पर CFC को जो ख़त्म बैंड किया है। अब तो CFC वाली मिलती नहीं है, मैंने बताया ना, अब तो ग्रीन केमिस्ट्री वाली फ्रिज वगैरह आपको मिलते हैं। और अल्लाह ताला कुदरत ने भी कभी कुदरत में ऐसा किया लाइक कि जैसे वेस्ट इंडीज़ के साइड पर है, या वो बताया था ना वेस्ट इंडीज़ की साइड पे ओजोन लेयर डिप्लेशन बहुत ज़्यादा है। वेस्ट इंडीज़ साइड पे ओजोन लेयर डिप्लेटेड ज़्यादा है, वो नेचुरली तौर पर डिप्लेशन वहाँ पर है, नेचुरली कुदरती तौर पर वहाँ ओजोन लेयर कम है, किसी वजह से होगा। और वहाँ स्किन कैंसर के चांस इसलिए ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जो वो कहते हैं ना, सुना होगा आपने कि जो डार्क स्किन होती है, डार्क स्किन जो होती है ना, डार्क स्किन क्या करती है, जो रेडिएशंस है ना उनको रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है। तो डार्कर स्किन्स में जो है ना उसमें क्या होता है कि उसमें स्किन कैंसर नहीं होता कभी, फेयर स्किन पे ज़्यादा होता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने क्या किया, उन्हें ब्लैक पैदा किया। वेस्ट इंडीज़ की टीम जैसे आप देख लें, या तो वो ज़्यादातर ब्लैक होते हैं वेस्ट इंडियंस। रीज़न क्या होता है कि वहाँ पर जो ओजोन लेयर है उसकी डिप्लेशन ज़्यादा है। मतलब जब कुदरत, मैंने बताया ना, सब चीज़ बड़ा बैलेंस में कुदरत ने रखा है। अगर वहाँ ओजोन लेयर कम किया तो उनकी स्किन ब्लैक की, ताकि उनको ओजोन वो कैंसर ना हो सके, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो कहने का मकसद है कि ये तरीका है। बाकी हम अपने तौर पे भी हील अप कर रही है यहाँ पर के जो डिफरेंट अल्टरनेट्स बना रहे हैं। द बेस्ट अल्टरनेटिव इज़ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जो सबसे अच्छी सबसे बेहतरीन अल्टरनेटिव है। किसके लिए बेटा? ये जो CFC के लिए, उसको कहते हैं HFC। HFC होता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन विच डज नॉट कंटेन क्लोरीन एंड डो नॉट कंट्रीब्यूट टू ओजोन डिप्लेशन। अब उसमें क्या होता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में बस यहाँ जो क्लोरीन है ना, इसकी जगह पर हाइड्रोजन लग जाता है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अब इसका फॉर्मूला हो गया लाइक CH2F2 हो गया ना ये। अब इसमें क्या होगा, चूंकि इसमें क्लोरीन नहीं है, और हम जानते हैं कि जब CFC पर अल्ट्रावायलेट शॉय टकराती हैं तो फिर क्लोरीन निकलता है। वो क्लोरीन एसेंट, वो फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करता है, ओजोन की डिप्लेशन करता है। लेकिन अब HFC जो है हमारे पास है, लाइक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, उसके अंदर चूंकि क्लोरीन है ही नहीं और वो कूलेंट भी है, तो उसको हम फ्रिज और AC में अब इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या होता है, फिर हमारे पास जो है वो फिर जो है वो ओजोन लेयर की डिप्लेशन नहीं होती, और हमारी एटमॉस्फेयर, हमारी जो एनवायरनमेंट है ना, वो हमारे पास बचा रहता है। ये कंसर्न्स हैं आजकल, एक बड़े कंसर्न है बेटा तमाम डेवलप्ड कंट्रीज़ के। अभी जो इंडिया में G20 कॉन्फ्रेंस हुआ था न्यू दिल्ली के अंदर, G20 कॉन्फ्रेंस सुना होगा, तो उसके अंदर जो मेन उसका जो थीम था वो यही था, इन्वायरमेंटल सेफ्टी के ऊपर था, इन्वायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर था। अब जितने भी बड़े बड़े
वो होते हैं ना इदारे UNO वगैरह कुछ भी है ना, वो एनवायरमेंटल सेफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न करते हैं और एनवायरमेंटल साइंसेज उनको एक बड़ी सब्जेक्ट और बड़ी फील्ड मानते हैं, चूँकि एनवायरमेंट की सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो वो मैंने पता पाकिस्तान में इसकी इतनी वर्थ नहीं है, लेकिन एनवायरमेंट की, चूँकि सिंपल मैंने बताया ना तरीका होता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन हो रही है, गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही है, कुछ भी हो रहा है ना, तो बड़े सख्ती से स्ट्रिक्ट लॉज है पूरी दुनिया में इसके, ताकि हर बंदा ना एनवायरमेंट की, अर्थ तो हम सबका घर है ना, हम इसमें रहना है, हम तो यहाँ पर सही तरह से गुजार लेंगे ज़िंदगी, शायद मर भी जाएँ बाद में, लेकिन जो हमारे अगले आने वाले जनरेशन है ना, तो उसके लिए नुकसान होगा। वो एक ख़राब हवा, जैसे हमसे पिछली जनरेशन ने जो कुछ किया उसको हम भुगत रहे आज हैं, और आज हम जो करेंगे वो अगली जो जनरेशन आएगी वो उसको बेयर करेगी, उसको भुगतना पड़ेगा, उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऐसे ही है ना, तो अपने आने वाली जनरेशन्स जो आगे जाकर आनी, तो उनके लिए क्या होता है कि इंसान एनवायरनमेंट को बेहतर बनाता है, कि ये ऐसा नहीं कि वो हमें कोसें कि देखो ये हमारे लिए कितना बुरा कर गया है हमारे अर्थ को। ऐसा अक्सर मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं कि एनवायरनमेंट ऑफ द फ्यूचर में दिखाया जाता है, पोल्यूशन फैल गई और ये हो गया वो हो गया, तो ऐसा होता है ना, ये बहुत बड़ा कंसर्न है, एक रियलिटी है। चूँकि दुनिया में प्लैनेट्स बहुत सारे, मार्स है, ये है, वो है, लेकिन कोई भी जगह ना कॉलोनाइज करने के लिए नहीं है। चांद पे आप नहीं रह सकते, मरीख पे आप नहीं रह सकते हैं, वीनस पे आप नहीं रह सकते, जुपिटर पे नहीं रह सकते आप। अभी तक साइंस ने कोई ऐसी जगह नहीं ढूंढी है जो अर्थ जैसी हो, जिसमें हम जाकर कॉलोनाइज हो सकें। तो बेहतर ये होगा कि इस अर्थ को ही बेहतर बनाया जाए। ज़्यादा सेंसिबिलिटी, लॉजिकल बात यही है कि बजाय चांद पे जाने के, मरीख पे जाने के, हम इस अर्थ को बेहतर बनाएं, क्योंकि वहाँ तो 10,000 और परेशानियाँ हैं मार्स में और मून वगैरह में कॉलोनाइज करने के। तो ये तो हमारे अल्लाह ने जगह बनाई है, इसी को बेहतर बना लिया जाए तो ये एक अच्छी जगह होगी रहने के लिए। बस समझ में आ गई। तो इसलिए ये एनवायरमेंटल साइंसेज, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इस तरह की फील्ड जो है वो जनरेट हुई, हमें इस चीज़ को अवेयरनेस देने के लिए, हमारे एनवायरमेंट के बारे में, माहौल के बारे में। समझ में आ गई बात।